Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAB 10 MCQs a day of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम करने वाले हैं इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल सी का। और बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप प्रैक्टिस करने से पहले रिवाइज करना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो एक लिंक है संकल्प सीरीज के वीडियो का जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एक बार इस कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं जो ये टॉपिक है, एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू डू चेक इट आउट बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 10 एमसीक्यूज अ डे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैंकिंग लेजिस्लेचर। तो बैंकिंग लेजिस्लेचर अलग अलग लॉज हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री को गवर्न करते हैं। तो ये 6 7 8 9 लॉज हैं जो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि नाम क्या है इन लॉज के और वो कौन कौन से एरियाज को गवर्न करते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे लॉज आप एक बार रिवाइज करेंगे। 2 सेकंड का 2 मिनट का काम है ये, नॉट मोर देन दैट। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा इसमें से दो सबसे प्रोमिनेंट जो होते हैं दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसके अलावा मर्जर्स से रिलेटेड कुछ एक्ट हैं, एक्विजिशन से रिलेटेड जो बैंकिंग की हुई उससे रिलेटेड एक्ट्स हैं, एसबीआई से रिलेटेड एक्ट है जो एसबीआई को गवर्न करता है। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, तो आपको उनका मीनिंग और नाम पता होने चाहिए। So, the Reserve Bank of India was established under the RBI Act 1934. So, is it a correct statement? Yes, it absolutely is. RBI जो है वो फॉर्म हुआ था अंडर द RBI एक्ट, तो इसलिए एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, इट वाज फॉर्म्ड थ्रू अ एक्ट। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड सी क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, दैट इज DICGC। ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंक में जो हमारे डिपॉजिट पड़े होते हैं उनको इंश्योर करती है। मैंने एफडी रखी है, कल को बैंक को कोई लॉस हो जाए, बैंक बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कितना सम मेरे डिपॉजिट का विल बी इंश्योर्ड। तो दैट इज टेकन केयर बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो एक्ट है 1961 में जो बना, इट प्रोटेक्ट्स द बैंक डिपॉजिट्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। The Banking Regulation Act 1949 empowers the RBI to regulate and supervise banks in India. तो क्या ये सही चीज़ है? यस, ये भी ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्पावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो सुपरवाइज कर सके बैंक्स को। द स्टेट बैंक एक्ट 2018 नेशनलाइज्ड 5 सब्सिडरी बैंक्स ऑफ एसबीआई। अब ये ना 2 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इसको मिलाकर यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके थ्रू मर्जर्स एंड ऑल हुए, और एक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपका वो बना, राइट। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मर्जर्स का सिचुएशन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनलाइजेशन की सिचुएशन। नेशनलाइजेशन हैपेंड वे बैक इन 1969 एंड 1980, जब बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है ना। तो रिफॉर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो बैक देन हुई। जबकि जो मर्जर्स हैं वो लेटर इन टाइम आकर हुए, ठीक है। तो मर्जर्स में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इलाहाबाद और अलग अलग स्टेट बैंक की ब्रांचेस थी बेसिकली, पटियाला, मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इन सबको मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये एक फेज्ड मैनर में हुआ, ठीक है। तो इसका नेशनलाइजेशन से लेना देना नहीं है, सो इसलिए fourth statement is not absolutely correct. So the correct answer will be option A, that is 1, 2, and 3. Consider the following statements about non-scheduled banks. तो non-scheduled banks फर्स्टली कौन से होते हैं? जो आरबीआई शेड्यूल 2 में नहीं है। शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं जो आरबीआई शेड्यूल 2 में आते हैं। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर जो सही नहीं है या सही है? They are not listed in the second schedule to the RBI Act, so this is absolutely correct. The minimum capital requirement is governed by section 11(1) of the Banking Regulation Act. Now this is also true because जो minimum capital requirement है वो कहीं ना कहीं Banking Regulation Act का जो section है वो govern करता है। They can borrow from RBI for normal operations. This is not true. They can only borrow from RBI in case of emergencies.
ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में वो कर सकते हैं, नॉर्मल में नहीं कर सकते. दे आर नॉट एलिजिबल मेंबर्स ऑफ क्लियरिंग हाउसेस. ये भी सही बात है, जो चेक क्लियरेंसेज एंड ऑल, दे आर नॉट मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेस. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. तो अगेन नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें सही हैं. नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बिल्कुल सही बात है. आरबीआई एक्ट जो है उससे ज़्यादा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है इस पर लागू होते हैं. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जनरली डू नॉट हैव शेड्यूल्ड स्टेटस. तो ये भी बिल्कुल सही बात है. जो डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दे डू नॉट हैव शेड्यूल्ड स्टेटस. कमर्शियल customers of non-scheduled banks face difficulty in check clearing. ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के, उनको चेक क्लियरिंग में दिक्कत आती है बिकॉज नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर नॉट द मेंबर ऑफ check clearing houses. Non-scheduled banks can freely participate in RBI's liquidity adjustment facility. This is not true at all because जो liquidity adjustment facility है, क्या क्या आ जाता है इसमें? रेपो रेट. रेपो रेट पे अगर किसी बैंक को उधार चाहिए आरबीआई से पैसा, है ना, तो उसको इट हैज़ टू बी ए शेड्यूल्ड बैंक. नॉन शेड्यूल्ड बैंक के पास एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो आरबीआई की होती है, जिसमें कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना, और एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये जो फैसिलिटीज़ हैं 3, ये नहीं आती हैं. तो अगर उनको पैसा चाहिए दे कैन नॉट रीच आउट टू आरबीआई अनलेस देयर इज एन एब्सोल्यूट इमरजेंसी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3 ओनली. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स. अब पब्लिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया was constituted under the स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955. ये बिल्कुल ठीक बात है. 1955 में स्टेट बैंक जो है वो बन गया. नेशनलाइज्ड बैंक्स वर क्रिएटेड अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट्स ऑफ 1970 एंड 80. दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू. व्हाई? बिकॉज नेशनलाइजेशन जो है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 69 to 80 ये फेज्ड मैनर में हुई थी. तो ये जो दो एक्ट्स हैं उन्होंने हेल्प करा था बैंक्स को नेशनलाइज करने में. The merger of associate banks with SBI took place between 2008 and 17. ये भी बिल्कुल ठीक बात है. ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. आप एक बार ये टॉपिक को रिवाइज करोगे यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि ये डेट्स हैं जो आपको इवेंट से रिलेटेड याद रखनी पड़ेंगी. तो मर्जर्स कब हुए, है ना, मर्जर्स एसबीआई के, है ना. एसबीआई फॉर्म कब हुआ, तो यहाँ पे पता ही है 1955. नेशनलाइजेशन बैंक्स की कब हुई, एंड इंपॉर्टेंट एक्विजिशन अगर कोई हुई है तो वो कब हुई. तो ये डेट्स आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी. आफ्टर मल्टीपल मर्जर्स द टोटल नंबर ऑफ पीएसबीज इन इंडिया हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 27 to 12. नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज मर्जर्स हुए पहले. देखो, पहले बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई, फिर एसबीआई के जो मर्जर्स हैं वो हुए, एंड मल्टीपल मर्जर्स के बाद जो वीक थे ना बैंक्स, जो बैंक्स बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको हमने रिड्यूस कर दिया. पहले बहुत सारी क्वांटिटीज हुआ करती थी, फिर हमने लिमिटेड बैंक्स ही रखे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कि 12 थे. दिस इंक्लूड्स, ये 27 और 12 का अमाउंट है, दिस इंक्लूड्स एसबीआई एज वेल. ठीक है, तो एसबीआई के अलावा 26 एंड 11 याद रखना है आपने. 26 बैंक्स हुआ करते थे, फिर 11 हो गए. अगर एसबीआई को इंक्लूड करके चलना है तो 27 एंड 12. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें कि चारों ही करेक्ट है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ये वो बैंक्स होते हैं जिसमें 50% ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है. बहुत बेसिक बात है. कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा बैंक जिसमें ओनरशिप जो है 50% से ज़्यादा शेयर्स की किसी के पास है, दैट मीन्स पूरा कंट्रोल उस इंसान के पास है. तो कोई भी बैंक जिसमें 50% से ज़्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो गया ना, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया. न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक. अगेन इंपॉर्टेंट मर्जर है, याद रखना है. न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड इनटू पंजाब नेशनल बैंक. After recent merger waves, India currently has 11 nationalized banks plus SBI. That is also true. अभी अभी पढ़ा हमने ये, है ना. PSBs operate only within India and not permitted to have overseas branches. Now this is not true. Even if it is an Indian public sector bank, it can have overseas branches. ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में आ जाते हैं जरा अब हम. The first new private sector bank was ICICI, established in 1994. Now, this is
एब्सोल्युटली करेक्ट। आईसीआईसीआई जो है वो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक था। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक होता पता है क्या है? कोई ऐसा एक्ट जो कि जिस जो कि पैदा हुआ है फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या होता है? कोई भी अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो वो सब जो प्रोसीजर है, जो प्रोविजन है फॉलो किए जाएंगे, वो किसके किए जाएंगे? वो कंपनीज एक्ट के किए जाएंगे। यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जिन बैंक्स को मिलता है कंपनीज एक्ट की तरफ से, लेकिन क्योंकि वो एक बैंक है, एक कंपनी है जो कि बैंकिंग ऑपरेशंस कर रही है, तो उसे उसके काम को रेगुलेट करेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये याद रखना है आपने। ठीक है जी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है दे आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि बनते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपनीज एक्ट या अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। लेटर इट गॉट converted या amended into Companies Act 2013 and operate under Banking Regulation Act 1949। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एज पर द करंट क्लासिफिकेशन देर आर 29 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू, इसमें से 12 जो हैं दे आर ओल्ड एंड 9 जो हैं दे आर न्यू बैंक्स। एंड द नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट recommended licensing न्यू प्राइवेट बैंक्स टू प्रमोट competition। ये बहुत सही बात है। हमारे को 90s से रिलेटेड पता है ना क्या हुआ था? बहुत फेमस चीज़, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो लिबरलाइजेशन है दैट मीन्स लाइसेंसिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपने कम कर देनी है प्राइवेट इंडस्ट्री को। प्राइवेटाइजेशन मीन्स व्हाट? प्राइवेट इंडस्ट्रीज को compete करने का मौका देना है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग जो है वो देने लगे हम प्राइवेट बैंक्स को, उनको हमने बैंकिंग इंडस्ट्री में एंट्री दे दी, और ये नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट के तहत हुआ था। ठीक है जी। तो ये सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। Which of the following organizations was originally formed as an associate या association of foreign exchange banks? तो जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट इज योर फिडाई, FEDAI। ये फॉर्म हुई थी एज एन एसोसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल तो नहीं, रेगुलेट नहीं बोलेंगे, बट मैनेज करने के लिए, जो ट्रांजेक्शन है उनको मैनेज करने के लिए। ठीक है जी। तो फिडाई विल बी द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, तो फॉरेन बैंक्स आर दोज एस्टैब्लिश्ड एंड हेडक्वार्टर्ड इन कंट्रीज अदर देन इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है ना? फॉरेन में बैंक्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं लेकिन वर्किंग इन इंडिया, सो दे आर फॉरेन बैंक्स। Many foreign banks like Standard Chartered and Citibank have been operating in India for more than a century। Century क्या होता है? 100 साल। इनको लगभग 150 साल हो गए हैं। So more than a century, yes। The umbrella organization for foreign exchange dealers in India, FEDAI, was originally formed as an association of foreign banks। This we just read, तो ये बिल्कुल सही बात है ना? ये एक एसोसिएशन ऑफ फॉरेन बैंक्स है जो कि फॉर्म हुई। The primary business of focus of foreign banks in India has been agriculture and rural lending। So this is not true। एग्रीकल्चर एंड रूरल लैंडिंग नहीं है, बल्कि आपका फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, प्राइम फोकस एरिया है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 एंड इट्स नॉट बी एक्चुअली, इट शुड बी ओके, इफ इवन इफ इट्स 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। आप बी को ना यहाँ पे 3 मान लो, 1, 2 एंड 3, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 4 नहीं है ये, ठीक है, दिस इज नॉट 4, दिस शुड बी 3 इधर। Which was the first new private sector bank to be established in India after the recommendations of the Narsimham Committee report? तो फर्स्ट न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक था आपका ICICI, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर आया HDFC, देन एक्सिस बैंक एंड देन इंडसइंड बैंक। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Consider the following statements regarding local area banks. So local area banks were set up in 1996 as per the Government of India scheme। ये बिल्कुल सही जवाब है। LABs are registered as public limited companies। अब ये public limited companies की तरह बनते हैं। अब कंपनी अगर आ गया है तो कंपनीज एक्ट के तहत फॉर्म होगा, लेकिन प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। और इसकी जो लाइसेंसिंग है वो मिलेगी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सही चीज़ें हैं। LABs आर शेड्यूल्ड बैंक्स एंड
can operate in any number of districts within a given state. Now this is not true. 3 districts होने चाहिए adjoining. ठीक है. The minimum paid up capital requirement for setting up an LAB is 5 crores. Now this is also correct. ये limit है जो कि LABs को maintain करनी पड़ती है paid up capital की to start its operation. So the correct answer would be option B, that is 1, 2 and 4. ठीक है जी. So with this, the 10 MCQs for today we have completed. Now if you're preparing for JAB, let me tell you, आप edutab.in पर जाकर JAB जब सर्च करोगे तो यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ कोर्सेज. ठीक है, तो ये कोर्सेज आप एक बार डेफिनेटली चेकआउट करो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड और एक बहुत ही बढ़िया टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आपको प्रेपरेशन करनी है, इसमें बहुत मदद करेंगे. अभी भी टाइम है ना. अगर आपने अभी अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं करी, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, एक बार इन कोर्सेज को चेकआउट करो, बिकॉज कम टाइम में अच्छे तरीके से आपकी प्रेपरेशन जो है यहाँ पर हो जाएगी. एंड इसमें बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व PYQs मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग. सुपर क्रैश कोर्स है जिसमें बहुत लिमिटेड टाइम में लाइव क्लासेस के थ्रू हम सारा कुछ कवर करेंगे. देन इफ यू वांट टू गो फॉर अ सिंगल मतलब अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे AFM की तैयारी करनी है, RBWM की तैयारी करनी है, तो उसके इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो ब्रोशर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी यहाँ पर कोड दिया है उस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर एक बढ़िया डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो. सो दिस इज ऑल for today's class. In case you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a wonderful day.